नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। आइए जान लेते हैं सबसे पहले कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है। अगर हम भारत की बात करें तो पूरे देश में कोरोना के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2547 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, यानी कि आंकड़ा 2500 के पार पहुंच चुका है, जिनमें से 163 मरीज ठीक हुए हैं, स्वस्थ हुए हैं, उनका इलाज हुआ, उसके बाद वो ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं और 62 मरीजों की मौत हुई है। यह थोड़ा हैरान करने वाला आंकड़ा है। अगर बात हम बिहार की करें तो बिहार में कुल 30 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं, यानी कि यहां भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हालांकि मुंगेर के एक मरीज की मौत अब तक कोरोना से हुई है, जो सबसे पहली मौत हुई थी, सबसे पहला जो कोरोना पॉजिटिव मरीज आया था उसकी मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग अस्पताल से ठीक होकर वापस अपने घर लौट चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में अब तक 2 पॉजिटिव केस मिले हैं। पहला केस मलेशिया से आई एक महिला में मिला था, जो मलेशियाई महिला थी उसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जबकि दूसरा केस हजारीबाग के रहने वाले कोरोना के एक मरीज में मिला है। तो झारखंड में हालांकि अभी तक कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है, दोनों ही मरीज आइसोलेट किए गए हैं, उनका इलाज चल रहा है। और अब देश भर का हाल जान लेते हैं, कोरोना को लेकर क्या कुछ हाल है। तो भारत में कोरोना के कुल 2547 मामले आ चुके हैं। कोरोना के 163 मरीज हालांकि ठीक होकर अपने घर वापस भी लौट चुके हैं। हालांकि देश में अब तक 62 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 24 घंटे में कोरोना के 478 नए मामले आए हैं। ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। 24 घंटों में सिर्फ दिल्ली में कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में जमात के 11 सदस्य क्वारंटाइन किए गए थे, जो भाग गए हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ के 11 जवान पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना से जंग में राज्यों को केंद्र की तरफ से मदद दी गई है। इसके अलावा 17,000 करोड़ का फंड जारी किया गया है। अमृतसर में कोरोना के डर से पति पत्नी ने आत्महत्या की है। यह हैरान करने वाली खबर है। पैनिक ना हो, अपना ध्यान रखें। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 30 पहुंच चुकी है। आईजीआईएमएस में एक और मरीज की पुष्टि हुई है। कल यह मरीज मिला था। सिवान का यह रहने वाला मरीज है, जो बहरीन से ही हाल में लौटा था। इसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और इस एक मरीज के साथ सिवान की अगर बात करें तो कोरोना के 6 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। मुंगेर में कोरोना के 7 पॉजिटिव मरीज आए हैं। हालांकि यहीं पर एक मरीज की मौत भी हुई थी। बिहार में 26,000 मजदूरों को क्वारंटाइन पर रखा गया है। किशनगंज में क्वारंटाइन किए गए 13 मौलानाओं की आज रिपोर्ट आएगी। बेगूसराय में तबलीग जमात में शामिल 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनको आइसोलेट किया गया है। बिहार सरकार के कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलेगा। ये एक राहत भरी खबर है। इस लॉकडाउन में सरकारी कर्मियों से सीएम फंड में दान देने की अपील भी की गई है। तो देश भर में कोरोना संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार ने अलग अलग राज्यों के लिए कुल 17,287 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। शुक्रवार को जारी किए गए फंड के तहत बिहार सरकार को 708 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। राज्य आपदा मद में यानी एसडीआरएफ के तहत यह मदद मिली है। आमतौर पर आपदा मद की राशि राज्यों को वित्तीय वर्ष शुरू होने के 2 या 3 महीने बाद ही मिला करती थी, लेकिन यह पहला मौका है जब केंद्र सरकार ने मदद की राशि वित्तीय वर्ष शुरू होने के तीसरे दिन ही जारी कर दी। संक्रमण की आपदा से जूझ रहे प्रदेश के लिए इसे बड़े राहत पैकेज के तौर पर देखा जा रहा है। तो कोरोना के संक्रमण को लेकर देश भर में जागरूकता फैलाई जा रही है। लॉकडाउन के दौर में राज्य सरकारें नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील लोगों से कर रही हैं, लेकिन बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल अस्पताल की नर्सों को यूं ही झुंड में खड़ी कर हाजिरी बनवाई जा रही है। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कैसे नर्सों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। न्यूज़ 18 भी अपील कर रहा है कि ऐसी तस्वीरों को बेहद गंभीरता से अस्पताल प्रबंधन ले और आइंदे से ऐसे हालात पैदा ना हो, इसका ख्याल रखा जाए।
और बड़ी खबर है अररिया से, जहां पर एडीबी चौक पर अपराधियों ने कल देर रात गोली मारकर एक पेट्रोल पंप कर्मी की हत्या कर दी। हत्या के बाद सभी अपराधी फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस रात भर छापेमारी करती रही। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। तो आप सीसीटीवी फुटेज के जरिए देख सकते हैं किस तरीके से अपराधियों ने पेट्रोल पंप कर्मी की हत्या की है, गोली मारकर हत्या कर दी है। और इस लॉकडाउन के बीच जब पूरा देश कोरोना की दहशत से जूझ रहा है, ये अपराध की खबर आ रही है अररिया से, जहां पर पेट्रोल पंप के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बाइक पर सवार होकर 3 अपराधी आते हैं और उनके बीच कुछ कहासुनी होती है और एक के बाद एक गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, शव को कब्जे में लिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही पुलिस अपराधियों की तलाश में रात भर छापेमारी करती रही। और कोरोना से लड़ने के लिए 5 अप्रैल को रात 9 बजे दिया जलाने, रोशनी करने के पीएम के अपील के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पीएम की अपील के बाद अब इस बात पर शोध होने लगा है, क्योंकि पीएम ने 5 अप्रैल को ही रात 9 बजे दिया जलाने की आखिर अपील क्यों की। मार्च 2020 रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके। पीएम मोदी ने कहा और जनता ने 22 मार्च को कर दिखाया। तीन अप्रैल 2020 इस संडे 5 अप्रैल को हम सबको मिलकर कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देनी है, उसे प्रकाश की ताकत का परिचय कराना है। एक बार फिर पीएम मोदी ने की है अपील। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। 5 अप्रैल को रात 9 बजे आपका 9 मिनट पीएम मोदी को क्यों चाहिए? 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। आखिर इससे क्या होगा? पीएम मोदी ने ऐसे क्यों कहा? क्यों लोगों से लाइट्स बंद कर मोबाइल या टॉर्च चलाने के लिए कहा? कुछ तो वजह होगी, इसके पीछे कोई तो कहानी होगी, कुछ तो रहस्य होगा। जब भी हमारे भारतीय प्राइम मिनिस्टर किसी चीज को कहते हैं, कोई निवेदन करते हैं भारतीय पब्लिक से, तो उसके बाद पूरा विश्व उस पर रिसर्च करने लग जाता है कि आखिर ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने कहा क्यों, आखिर ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या है। पीएम के इस बयान के बाद लोग इसी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। हर कोई अपने तरीके से इस रहस्य को सुलझाने में जुटा है। मैं आपको इसके पीछे का एक बहुत महत्वपूर्ण लॉजिक बताना चाहता हूं, जो शायद बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। क्या लॉजिक है? जब से लॉकडाउन हुआ है, पूरा विश्व विचलित है, और साधारण सी बात है कि हम लोग भी मानव हैं, तो पूरा भारत भी विचलित है। कहीं ना कहीं किसी का काम खराब हो रहा है, किसी की कोई दिक्कत हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, तो घर में बैठा बैठा व्यक्ति अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहा है, बहुत अंदर से कमजोर होता जा रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं क्या करूं। वो बस ये सोचता है मैं किसी प्रकार घर से बाहर निकलूं। तो क्या लाइट्स बंद कर मोबाइल जलाने से घर का ये अंधकार दूर हो जाएगा? क्या जो लोग निराश हो चुके हैं उनकी परेशानी दूर हो जाएगी? क्या गिरता मनोबल ऐसा करने से ठीक हो जाएगा? लेकिन अब ये 9 मिनट का जो
है वो तरीका क्या है? 9 मिनट ही क्यों? और ये कार्य 5 अप्रैल को ही क्यों? ये कार्य संडे के दिन ही क्यों? क्योंकि अब तो सभी लोग घर में बैठे हैं, किसी भी दिन कहा जा सकता था, उस दिन लोग कर सकते थे। लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक है वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत फायदा देने वाला है। जी हाँ, सवाल ये भी है कि 5 अप्रैल का दिन रविवार को ही क्यों रात 9 बजे ही पीएम मोदी ने इस वक्त को ही क्यों चुना? ये काम तो कभी भी हो सकता था। अब उठाकर अगर देखेंगे 5 अप्रैल को, तो एक महत्वपूर्ण चीज है, रात को 9 बजे और 9 मिनट के लिए 9 अंक किसको रिप्रेजेंट करता है? मंगल को रिप्रेजेंट करता है। 9 अंक पूरी तरह से मंगल का है। और मंगल किस चीज का कारक है? हमारे शरीर के अंदर एनर्जी का कारक है, हमारे शरीर के अंदर पराक्रम का कारक अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो मंगल को माना जाता है। अच्छा, किससे हम कमजोर हो रहे हैं? हम शारीरिक कमजोर नहीं हो रहे हैं, हम मानसिक कमजोर हो रहे हैं। क्या लाइट किसको रिप्रेजेंट करती है? जो दिया है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? दिया किसका प्रतीकात्मक है? दिया रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को। तो क्या चंद्रमा में छिपा है वो 9 मिनट का रहस्य? क्या दिए में कुछ ऐसा है जो उस वक्त हमें एनर्जी देगा? 9 मिनट के लिए दिया जलाएंगे या दिया जलता रहे हमेशा, या रात्रि को जब 9 बजे ये कार्य करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में जो चंद्रमा की एनर्जी है वो विशेष रूप से हमें आकर्षित करेगी। जो चंद्रमा की एनर्जी है वो विशेष रूप से हम पर प्रभाव डालेगी। तो हमारा शारीरिक मजबूती, जब मंगल और चंद्र दोनों का समावेश आपस में बनेगा, तो ऐसी परिस्थिति में हम मानसिक तौर पर और सशक्त हो जाएंगे। तो क्या सिर्फ यही वजह है या ऐसे 9 रहस्य हैं जिसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है? कोरोना वायरस को लेकर देश भर में सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी का पुनौरा गांव भी इसमें पीछे नहीं है। गांव को सील कर दिया गया है। लोगों को बिना हाथ धोए गांव में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। पुनौरा गांव को सील करने के बाद गांव के ही कुछ लोगों से बात की हमारे संवाददाता राकेश कुमार ने। मैं इस वक्त खड़ा हूँ सीतामढ़ी के पुनौरा गांव में। इस जगह का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस को लेकर भी गांव के लोगों ने एक मिसाल पेश किया है। पूरे गांव को लोगों ने सील कर दिया है और बाहरी लोगों के आवाजाही पर पूरी तरीके से लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। देखिए, भोजन की समस्या अभी नहीं है उतनी, क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी पर्याप्त मात्रा में उज्ज्वला के तहत गैस और राशन मुहैया करा रही है। जो मेन चीज है इसका वो बचाव है, प्रोटेक्शन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, क्लीनलीनेस है। इस पर ज्यादा अहमियत देना है। क्या किया? और इसके तहत हम लोगों ने मानव सेवा समिति के तहत गांव के दोनों मुखिया भानुबाबू के नेतृत्व में नवल हाथी के साथ हम लोगों ने यहाँ पर पूरे गांव के 5 बॉर्डर को सील कर दिया है। ये 3 दिन हो गए सील किए हुए। कोरोना वायरस विश्व के स्तर पर महामारी ले चुका हुआ है। हमारे देश में भारत सरकार जो हम लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन किया गया है, सील किया गया है, उसके सारे नियम को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ के लोगों में काफी जागरूकता है कोरोना वायरस के बचाव को लेकर, और लोगों ने पूरे गांव को 5 जगहों से सील कर दिया है। कोई भी बाहरी आदमी गांव में प्रवेश नहीं कर सकता है। अगर करता है तो उसका सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री जानता है, उसके बाद लोग उसको गांव में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। कोरोना वायरस के खतरों को देखते हुए दरभंगा जिला प्रशासन एक्टिव है। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। निजामुद्दीन मरकज में जमात की खबर आते ही दरभंगा पुलिस अलर्ट पर चली गई है। एक विदेशी मुस्लिम धर्मगुरु के दरभंगा पहुंचने की सूचना मिली है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद पता चला है कि एक नहीं बल्कि 10 विदेशी नागरिक मौजूद हैं, जबकि इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को नहीं दी गई थी। यही नहीं, धर्म का प्रचार प्रसार कर ये लोग निकल भी गए। अब पुलिस सभी 10 लोगों की पहचान में जुटी हुई है जो मरकज से लौटे थे। बाद में हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हुई, एक व्यक्ति के विषय में सूचना प्राप्त हुई थी। जब वहाँ जाके जांच पड़ताल किया तो पता चला कि 10 लोग आकर रुके थे। तो यहाँ से तो वो लोग 21 तारीख को ही जा चुके हैं।
लेकिन जिन लोगों ने अपने यहाँ उनको ठहराया, उनकी ये ड्यूटी थी कि वो फॉर्म सी भरकर पुलिस को सूचना देते, वो सूचना नहीं दी गई है। इसके लिए SHO को निर्देश दिया गया है कि फॉरेनर्स एक्ट के तहत धारा 14 के अंतर्गत इनके विरुद्ध FIR दर्ज कर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। और हमारे साथ विपिन जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। विपिन, आखिर किस तरीके से इनकी तलाश की जा रही है और अभी तक क्या जानकारी जुटा पाई है पुलिस? जी, पुलिस के पास जो जानकारी था, जहाँ जो विदेशी मुस्लिम धर्मगुरु जहाँ जिस मस्जिद में रुके थे उनको जो है चिन्हित कर लिया गया है, और जिन लोगों ने उन्हें पनाह दिया था उन लोगों को भी चिन्हित कर लिया गया है, और पुलिस उन पर भी कार्रवाई कर रही है। एक पर अभी तक FIR कर दिया गया है और लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है कि किन लोगों ने इन्हें शरण दी और यहाँ से छुपा के जो इन्हें यहाँ से भागने में सहायता किया। जी, क्या उन लोगों की लिस्ट मिल चुकी है? क्या उन लोगों के जगह की पहचान की जा चुकी है कि आखिर ये कहाँ गए हैं, किन किन लोगों से मिले हैं? जी, पहले जैसे पुलिस को सूचना मिली थी, एक की सूचना पुलिस को थी कि एक विदेशी नागरिक यहाँ आके रुका था। जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी, धीरे धीरे ये संख्या बढ़ के 10 पहुंच गया, और जिसके बाद पुलिस जो है एक्शन आई है, और जिसका परिणाम ये हुआ कि जिन मस्जिद में उन्हें रुकाया गया था उन सबको जो है पूछताछ किया जा रहा है, उन सबको जो है आइसोलेशन वार्ड में जो है जांच के लिए भेजा जा रहा है। तो कहें कि धीरे धीरे पूरी परत दर परत जो है खुल के सामने पुलिस के सामने आ गया है, जिसका परिणाम ये है कि एक पर मामला भी दर्ज किया गया है। चलिए विपिन, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बाबूराम जी जुड़े हुए हैं जो SSP हैं। बाबूराम जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैसे पुलिस उनको ट्रेस कर रही है और क्या जानकारी मिल पाई है अभी तक? हम लोगों को ये सूचना मिली थी मुख्यालय से कि म्यांमार के एक व्यक्ति यहाँ आकर रुके हैं दिल्ली में निजामुद्दीन में बैठक में भाग लेने के बाद। जी, तो जब हम लोगों ने तलाश की, खोजबीन की, तो हमें पता चला कि यहाँ एक नहीं 10 म्यांमार के नागरिक आए थे जो यहाँ रुके थे। जी, और पूछताछ में पता चला कि 18 तारीख को आए थे और 21 तारीख को यहाँ से चले गए। लेकिन जब उनकी फ्लाइट का हमने पता कराया तो पता चला कि वो 24 तारीख को पटना से दिल्ली के लिए निकले थे फ्लाइट के लिए। जी, तो नियम के हिसाब से जब कोई भी विदेशी आके किसी जिला में किसी स्थान पर रुकता है तो उसको स्थानीय पुलिस को जिसके यहाँ ठहर रहे हैं होटल में या किसी के आवास पे, उनको एक फॉर्म सी भर के देना होता है। कोई सूचना इन्होंने पुलिस को नहीं दी थी इसके बारे में, तो इसके लिए जो जिन लोगों ने इनको अपने यहाँ ठहराया उन पर FIR दर्ज की गई है। जी, और इसकी सूचना हम लोग इमिग्रेशन को भेज रहे हैं। जी, भविष्य में इनका वीजा इनको ना मिले, और अगर वीजा इनका भी लाइव है, ये इंडिया में है, तो वीजा इनका रद्द किया जा सके। बाबूराम जी, एक सवाल ये भी जानना चाहेंगे, जहां जहां ये रुके थे, जिन जिन लोगों से मिले थे, क्योंकि 18 से आप 21 मार्च की बात बता रहे हैं, 24 को ये पटना से निकले हैं, तो ये वो पीरियड था जब पूरे देश में कोरोना जो है वो फैल रहा था। तो क्या उन लोगों की जांच की जाएगी जिनसे ये मिले हैं? क्या उन तमाम जगहों को एक सैनिटाइज किया जाएगा जहां पर ये रुके थे, गए थे? हम लोग ऐसे लोगों को ट्रैक कर रहे हैं कि जो इनके क्लोज कांटेक्ट में रहे, और उनकी जांच हम लोग करवा भी रहे हैं कि अगर किसी में ऐसा लक्षण सिम्टम तो नहीं है तो उस हिसाब से फिर फर्दर डिसीजन लिया जाएगा कि इनको आइसोलेशन में रखना है या फिर होम क्वारंटाइन में ही रख के काम चल जाएगा। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बाबूराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विपिन भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे। विपिन, आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुलिस आगे कार्रवाई करने के मूड में है और पुलिस एक्शन ले रही है। उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जहां जहां ये रुके थे, जिस होटल में, जिस जगह पर रुके थे, क्योंकि इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को नहीं थी, उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जा रहा है और उसके बाद जो नियम संगत कार्रवाई होगी वो उनके खिलाफ की जाएगी। अगली खबर का रुख करते हैं। गुमला के ग्रामीण इलाकों के बाद अब शहर के लोग भी अपनी गली मोहल्ले को बैरिकेडिंग बंद करने लगे हैं और बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। शहर के मुरली बागीचा, ज्योति संघ, जवाहर नगर, शास्त्री नगर, रामनगर, कुमार टोली समेत कई मोहल्लों को बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया है। लोग का जो यहाँ हुआ पूरा देश में अभी, जिसमें गुमला जिला भी अब अछूता नहीं रहा। इसके पूर्व में निश्चित रूप से झारखंड इससे कोरोना वायरस से अछूता था, परंतु अभी जो देखा जा रहा है गुमला जिला में भी जो दिल्ली गए लोग तबलीगी जमात से वो लोग यहाँ आए हैं, इसलिए लोगों को अब काफ़ी भय हो गया कि कैसे अपना सुरक्षा किया जाए, और इसीलिए आज पूरे मोहल्ला में लोग बैरिकेडिंग लगा रहे हैं
और निश्चित रूप से ये सराहनीय है। जब से कोरोना के पॉजिटिव जो पेशेंट हैं वो मिलने शुरू हुए, उसके बाद लोग गुमला के लोग भी काफ़ी भयभीत। और आप देख सकते हैं कि हम इन तस्वीरों को दिखाना चाहते हैं। हम DSP रोड में मौजूद हैं और ये वो इलाका है, काफ़ी घना इलाका है, बहुत बड़ी आबादी यहाँ रहती है और बड़ा मोहल्ला है। लेकिन बावजूद इसके लोग अपनी परेशानी को भी पूरी तरह दरकिनार करके कहीं ना कहीं इस बात की ओर प्रमोट कर रहे हैं कि अगर उन्हें सुरक्षित रहना है तो कहीं ना कहीं इस तरह की व्यवस्था करनी होगी। और पूरे मोहल्लों में बैरिकेडिंग किया, बाहरी लोग यहाँ पर ना प्रवेश कर सके। बहुत परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए क्योंकि कोरोना की लड़ाई में कुछ ही दिन का समय है। अगर अपने घरों में आप सुरक्षित रह सकते हैं तो कोरोना की इस लड़ाई में हम जीत हासिल कर सकते हैं और लोगों की बेवजह जाने जो जाएगी उस पर कहीं ना कहीं विराम लगा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। गया शहर में नगर निगम की ओर से 5 जगहों पर सैनिटाइज गैलरी लगाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसमें प्रयोग के तौर पर सबसे पहले स्टेशन रोड स्थित निगम के स्टोर में गैलरी लगाया गया था, जिसके बाद गांधी मैदान के प्रवेश द्वार पर और फिर आज से आजाद पार्क, चांद चौरा चौक और एक अन्य जगह पर शावर लगाने की तैयारी की जा रही है। नगर निगम के अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि इस गैलरी में लोगों के पूरे शरीर में केमिकल युक्त पानी का बौछार किया जाएगा, जिससे हर आने वाले लोगों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा सके। निगम की तरफ से आम जनता के लिए सैनिटाइजेशन गैलरी बनाया गया है। क्योंकि यहाँ सब्जी बाज़ार है और सवेरे 6 बजे से शाम 6 बजे तक इसको ओपन किया गया है, तो बहुत तरह के लोग आते हैं यहाँ, एक दूसरे को सामान छूते हैं, टच करते हैं, तो उससे फैलने की संभावना बनी रहती है। तो उसे बॉडी पार्ट और सब हाथ को सैनिटाइज करने के लिए एक गैलरी तैयार किया गया है, जिसमें केमिकल मिक्स वाटर का स्प्रे टॉप से बॉटम तक बॉडी पर किया जाए। कोरोना से जारी जंग में संसाधनों की कमी खत्म करने के लिए सरकार लगातार जुटी है। खास तौर पर डॉक्टर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPE किट की किल्लत से जूझ रहे हैं। ऐसे में इस किल्लत को दूर करने की कोशिश की है भागलपुर की लेडी डॉक्टर गीता रानी ने। एक तरफ जहां देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, वहीं इस जंग में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए PPE किट की कमी भी हो रही है। ऐसे में भागलपुर की डॉक्टर गीता रानी ने कार के कवर से PPE किट तैयार कर एक नई पहल की है। डॉक्टर गीता ने बाकायदा से पहनकर उन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग में ड्यूटी भी की। काफी देर से सोच रहे थे किस तरह का मटेरियल होना चाहिए, वो ऐसा मटेरियल होना चाहिए कि हाइड्रोफोबिक हो, हवा कम से कम पार हो, जिससे वायरस अंदर ना घुस सके। हम लोग निष्कर्ष पर आए कि इनफैक्ट ये सर का ही आइडिया था कि गाड़ी के कवर से बना सकते हैं। डॉक्टर गीता रानी ने अपने इस किट की जानकारी ईमेल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी दी है। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों से छाता के इस्तेमाल का भी सुझाव दिया है। छाता लगाने पर 3 फीट की दूरी खुद ही हो जाएगी। डॉक्टर गीता रानी के पति भी डॉक्टर हैं और उन्होंने भी अपनी पत्नी के इस काम में सहयोग किया। किट ओरिजिनल अवेलेबल नहीं हो जाता है तब तक ये अंतरिम व्यवस्था जो है प्रशासन के तरफ से, हॉस्पिटल के तरफ से किया जा सकता है। डॉक्टर दंपति की ओर से देशी तकनीक पर आधारित तैयार PPE किट की तारीफ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी की है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के लिए छाता के इस्तेमाल के आइडिया की भी तारीफ स्वास्थ्य मंत्री ने की है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। ऐसे में कई लोग तरह तरह से दूसरों का मनोरंजन भी कर रहे हैं। कोई टिकटॉक बना रहा है, कोई गाने गा रहा है। अहमदाबाद में भी एक अपार्टमेंट में लोगों के लिए संगीत का आयोजन किया गया। शहर के प्रिंस डीजे साउंड ने लोगों के मनोरंजन के लिए पुलिस की अनुमति से यह आयोजन किया। घरों के खिड़कियों और गैलरियों में निकलकर लोगों ने इसका खूब आनंद लिया।
तो न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि लॉकडाउन का पालन करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।